फिर से चालू हो गई, ठीक है। अब आवाज़ आ रही है ना? यस सर। हाँ, स्टॉप अब नहीं हो रहा। तो हाँ भाई। बैरियर बैरियर टू एंट्री समझ आ गया ना, कि मतलब किसी सेक्टर में अगर बैरियर टू एंट्री है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे लिए ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया। अगर बड़ा बैरियर है, इतनी जल्दी कोई उस इंडस्ट्री में एंट्री नहीं ले सकता, तो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, तुम्हारी मोनोपोली हो गई, जब तक कोई और नहीं आ पाता। और इतनी आसानी से कोई आ नहीं पाएगा क्योंकि बैरियर लगा रखा है कोई ना। या तो पैसों का बैरियर है, या गवर्नमेंट रेगुलेशन का बैरियर है, या तुमने कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपनी बना ली जिसकी वजह से वो बैरियर बन गया उसके लिए। यू आर नॉट प्रेजेंटिंग। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, सॉरी। शेयर स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके ओके। यस सर। तो बैरियर टू एंट्री एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। अगर ये किसी इंडस्ट्री में हो ना, तो हमारे लिए वो ना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बन जाता है एक तरीके से। दूसरा होता है इंडस्ट्री राइवलरी। अब बैरियर टू एंट्री के बाद ये ना उसी का काउंटर पार्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा या दो तीन प्लेयर्स हैं, तो उन प्लेयर्स के बीच में कितनी राइवलरी है वो देखने वाली बात होती है। मतलब अभी देख लो, जियो, एयरटेल और आइडिया में बहुत बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है मार्केट शेयर के लिए। और जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है, बस अपने पैसे के दम पे और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे। और अंबानी तो है ही खिलाड़ी आदमी। तो इंडस्ट्री राइवलरी बहुत क्या कहते हैं मैटर करती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है। अगर आपका क्या कहते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो उसमें तीन ही है, तो ये एक तरीके से ना ट्रायोपोली हो गई। मतलब तीन ही प्लेयर्स हैं, चौथा प्लेयर आ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अगर आएगा तो क्रश हो जाएगा इन तीनों के कंपटीशन के बीच में, क्योंकि इन तीनों ने अपना पहले से ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रखा है। इन तीनों ने अपना पहले से ही कस्टमर बेस बना रखा है, और ये तीनों पहले से ही लड़ रहे हैं और मार्केट लीडर्स हैं। तो कोई तीसरा आएगा तो वो चैलेंजर होगा, लीडर नहीं बन पाएगा। इसलिए इंडस्ट्री राइवलरी भी देखनी होती है किसी इंडस्ट्री में एनालिसिस जब हम कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट हैं। फिर होता है बार्गेन ऑफ पावर बायर्स, बार्गेन पावर ऑफ बायर्स, बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स। ये दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट हैं। बायर्स और सप्लायर्स, मतलब अगर पावर अगर बायर बायर के पास है इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें क्या कहते हैं उस इंडस्ट्री में ना ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए। क्योंकि बायर हमेशा सस्ते में ख़रीदने की कोशिश करेंगे, और सस्ते में ख़रीदेंगे तो इंडस्ट्री के जो कंपनीज़ हैं उनको क्या कहते हैं रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट कम जनरेट कर पाएंगे। तो जिस इंडस्ट्री में पावर बायर्स के पास होता है ना, उस इंडस्ट्री को हम अवॉइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और जिस इंडस्ट्री में पावर सप्लायर के पास होता है, मतलब सप्लायर के पास अगर पावर होगा तो सप्लायर अपने टर्म्स पे बेच सकता है और वो डोमिनेट कर सकता है मार्केट को। तो सप्लायर हमेशा ज़्यादा बेचेगा और अपने अपने प्रॉफिट के लिए बेचेगा। तो वो हमेशा अपने रेवेन्यू को, टॉप लाइन और बॉटम लाइन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो हम ज़्यादातर इस मार्केट को प्रेफर करते हैं। मान लो अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, ये इन लोगों के पास ना क्या कहते हैं पावर है। तो सब जैसे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे कोई भी लिस्ट होता है ना, तो वो अपना प्राइस इतना डोमिनेट नहीं कर पाता। अमेज़ॉन ना उसको डिस्काउंट दे के कम कर देता है प्राइस को। तो ज़्यादातर सप्लायर्स या ज़्यादातर जो क्या कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी किराने की दुकान है, वो लोग अमेज़ॉन से लड़ते हैं कि तुम इतने लो प्राइस पे देते हो कि हमें भी अपनी प्राइस लो करनी पड़ती है और हमें नुकसान हो जाता है। और अमेज़ॉन वही चाहता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते लॉस लेके। बट अमेज़ॉन के पास अमेज़ॉन कैश रिच वो है कंपनी, तो वो लॉस बेयर कर सकती है। पिछले 12 सालों से, सॉरी हाँ, पिछले 10 सालों से अमेज़ॉन लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है इंडिया में, जस्ट बिकॉज वो इतने ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। लेकिन धीरे धीरे वो हो जाएगा। कैश रिच है तो वो लॉस वो कर पा रही है बेयर। लेकिन दूसरी जो कंपनीज़ हैं, छोटी छोटी कंपनीज़, वो बंद हो गई। जैसे स्नैपडील को एक्वायर कर लिया। फिर और भी बहुत सारी छोटी छोटी ई कॉमर्स कंपनीज थी 2011, 12, 13, 14 में, जो या तो अमेज़ॉन से एक्वायर हो गई, या मिंत्रा से एक्वायर हो गई, या फ्लिपकार्ट ने उसे एक्वायर कर दिया। अब तो फ्लिपकार्ट को भी ओन करता है शायद, सॉरी क्या कहते हैं मिंत्रा को भी ओन करता है फ्लिपकार्ट शायद से, मुझे ध्यान नहीं है कौन ओन करता है, लेकिन मिंत्रा को भी ख़रीद लिया है किसी ने। तो वो, फ्लिपकार्ट में। हाँ फ्लिपकार्ट ने खरीदा होगा। तो क्या कहते हैं, और फ्लिपकार्ट को बैकिंग मिल रखी है उसकी वॉलमार्ट की, तो वो भी कैश बहुत। रिच है। तो इंडिया में अभी क्या हो रहा है, और रिलायंस ने भी ले लिया है उसको, फ्यूचर ग्रुप को। तो इंडिया में फिर से यहाँ पे तीन प्लेयर आ गए, एक हो गया वॉलमार्ट, एक हो गया अमेज़ॉन, और एक हो गया रिलायंस। उसके साथ फेसबुक है, और उसके साथ क्या कहते हैं
और दूसरे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके पास 15 इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से 4 या 5 स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, और बाकी सब क्या कहते हैं बस कैश इन्वेस्टर्स हैं, पैसा दे दिया। लेकिन फेसबुक और रिलायंस का एंड गेम क्या है? फेसबुक और रिलायंस जियो मार्ट और व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करना। एक बार ये इंटीग्रेट हो गए ना, तो सारे के सारे जितने भी किराने की दुकान है ऑल ओवर इंडिया, वो इंटीग्रेट हो जाएंगे जियो मार्ट के प्लेटफॉर्म पे। और एक बार ये हो गया ना, तो क्या कहते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मिल जाएगा उनके मार्केट में। तो एंड गेम है ये, तो देखते हैं कब होता है। इसलिए सब ने क्या कहते हैं रिलायंस फ्यूचर रिटेल के ना शेयर खरीद रखे हैं, लोग खरीदते हैं, अभी भी खरीदते हैं और बहुत बल्क में खरीद रहे हैं, क्योंकि 1 साल 1.5 साल बाद रिलायंस रिटेल जब क्या कहते हैं मतलब जब पूरा एक्वायर हो जाएगा फ्यूचर ग्रुप का उसमें, और जब फेसबुक का व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाएगा उसके जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पे, तो ये सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा इंडिया का, क्योंकि जियो सबके पास है, व्हाट्सएप सबके पास है। तो लेकिन सब फेसबुक यूज़ नहीं करते आज के टाइम पे, लेकिन व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो। तो बायर्स और सप्लायर्स का सीन ये है। लास्ट है ये सब्स्टिट्यूट, मतलब अब हम किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अब किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो जो कंपनी प्रोडक्ट दे रही है ना, उस प्रोडक्ट का अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उस सब्स्टिट्यूट का कितना रीच है क्या कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और जो बायर्स हैं मतलब जो कस्टमर्स हैं वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उन सब्स्टिट्यूट्स को, वो देखने वाली बात होती है। जैसे क्या कहते हैं व्हाट्सएप है, लेकिन व्हाट्सएप के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं इंडस्ट्री में, टेलीग्राम हो गया, और भी निम्बस विम्बस पता नहीं बहुत सारे हैं, वो सब बंद हो गए, ज़्यादातर बंद हो गए। इंडियन मेड है, फॉरेन मेड है, ये सब बंद हो गए, लेकिन व्हाट्सएप अपनी जगह टिका हुआ है सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद भी। तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट्स हैं तो सही है, लेकिन एक्सेप्टेबल कितने हैं कस्टमर्स से, और अगर एक्सेप्टेबल है तो किस हद तक एक्सेप्टेबल है, रीच कितनी है एक्सेप्टेबिलिटी की, वो डिपेंड करता है तुम्हारे एनालिसिस पे कि तुम कितना डीप एनालिसिस करते हो। समझ में आ गया? ये इनको ना पॉटर्स 5 फोर्सेस कहते हैं। ये 5 फोर्सेस हैं जो एक इंडस्ट्री को वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और ये 4 तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं, और ये एक 5वां फोर्स है जो अलग से खड़ा होता है। इन 5 फोर्सेस को समझ लिया? इसको एक फ्रेमवर्क कहते हैं जिसको पॉटर्स 5 फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट है कंपनी। अब कंपनी जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो ये हो जाती है, अभी तक ना हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैथ्स यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक पॉलिटिक्स, बेसिक आर्टिकल्स वगैरह, और क्या कहते हैं नेट पे सर्च कर रहे हैं बेसिकली। ये सब तो तुम नेट पे ही सर्च करोगे ना एक तरीके से। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी पे आ जाते हैं। हम क्या देखते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या कहते हैं बिजनेस मॉडल का मतलब है रेवेन्यू कैसे जनरेट होती है कंपनी में, पैसा कहाँ से आता है। अब अमेज़ॉन का पैसा कहाँ से आता है, कोई बता पाएगा मुझे? अमेज़ॉन इंडिया में पैसे कैसे कमाता है? उनकी असली कमाई क्या है, किसी को पता है? ऐड से। नहीं यार, ऐड तो यार एक वो है, सेकेंडरी है, वो फेसबुक कमाता है ज़्यादा ऐड से। अमेज़ॉन तो यार ऐड एजेंसी थोड़ी है अमेज़ॉन तो ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना। तो अमेज़ॉन पैसे कैसे कमाता है? नहीं, जो अपने जो ब्रांड वाली कंपनियां होती हैं, जो अपनी एड कराती हैं, वो भी तो पैसे देते हैं ना। नहीं Amazon या नहीं नहीं, Flipkart। अमेज़ॉन देख भाई, ई वेब कॉमर्स, सर्विस। हाँ अमेज़न की साइट होगी तो भी उसको पैसा मिलेगा। हाँ मतलब देख यार, मेजर रेवेन्यू क्या है अमेज़ॉन का, अगर उसके प्लेटफॉर्म से कोई ख़रीदता है ना माल, तो उसको कमीशन मिलता है, वो उसका रेवेन्यू है। अब मान ले किसी ने उसके अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाके कपड़ा, एक क्या कहता है टी शर्ट खरीदा 500 रुपये का, तो 500 का कुछ परसेंटेज जो है वो अमेज़ॉन रख लेता है, बाकी उस कंपनी को दे देता है जिस कंपनी ने उस टी शर्ट को बेचा असली में, मतलब बनाया और वहाँ पे दिखाया। तो अमेज़ॉन बीच में बस मिडिल मैन है, वो एक इंटरमीडिएरी का काम करता है जो बस प्लेटफॉर्म दे रहा है। उस प्लेटफॉर्म का बहुत क्या कहते हैं प्रीमियम चार्ज करता है वो, क्योंकि वो ना अपने बायर्स को इस टाइप की एनालिटिक्स देता है कि आपका जो बायर है वो रीबाइंग कब करेगा, कौन से प्रोडक्ट देखता है वो। तो मान लो मैं अगर लैपटॉप सर्च करूं और मुझे, और अमेज़ॉन को ना लेनोवो ने पैसे दे रखे हैं कि मेरे लैपटॉप सबसे ऊपर आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं कोई भी लैपटॉप लिखूँगा ना, सबसे पहले मुझे लेनोवो के लैपटॉप दिखेंगे, फिर मुझे डेल, फिर मुझे वो दूसरे कंपनीज़ के लैपटॉप दिखेंगे, एसर वगैरह के। और तो ये सब भी तो ऐड में आता है ना।
ये एक तरीके से, ये ना एड्स नहीं बोल सकता, तो इसको बोल सकता है ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है एक तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग में होता है। लोग पैसे देते हैं कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स की बिडिंग होती है। लैपटॉप जैसे मान ले, गेमिंग लैपटॉप एक कीवर्ड है, उस पे ना बिडिंग होती है कि जिसे सबसे ज़्यादा पैसे दिए उस कीवर्ड को फिर उसके कंपनी के प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिया जाता है। सर लेकिन रेटिंग से भी तो बढ़ता है। रेटिंग यार फिर जब वो, आप वो ऑर्गेनिक और वो रेटिंग से इतना नहीं बढ़ता भाई, वो तो दिखाने वाली बातें होती हैं। तू डाल दे रेटिंग, मैं अभी लैपटॉप पे जाके एक 0 रेटिंग दे दूंगा, फिर कोई आके वहाँ पे 2 रेटिंग दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेटिंग क्या कहते हैं, रिलायबल नहीं है, बट क्या कहते हैं वो जो एनालिटिक्स है वो रिलायबल है। हाँ रेटिंग से भी पड़ता है फ़र्क, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन रेटिंग तो मैन्युपुलेट कर सकते हैं ना। सर वही मैनिपुलेशन का तो लोग पैसा लेते हैं। हाँ वही तो, लेकिन यार वो तो बैक बिजनेस हो गया ना, साइड बिजनेस हो गया। मेन बिजनेस तो है सामान बिका तो कमीशन खाया, मेन बिजनेस तो वही है। बट इंडिया में मेन बिजनेस है, बट बाहर ना अमेजोन किससे कमाती है, अमेजोन वेब सर्विसेज करके, AWS करके उसकी एक सब्सिडरी है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है वो, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं अमेजोन को। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वही है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उस कंपनी की कोई ऐसी चीज़ जिसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। तो अगर ये किसी कंपनी के पास है ना, मान लो क्या कहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में बायोकॉन के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो ना क्या कहते हैं FDA अप्रूवल मिल रखे हैं उसे सब USA में। तो बायोकॉन ना सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं USA में इंडियन कंपनी जो है सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है उसका बायोकॉन का USA के सर मार्केट जैसे इंडिया में मतलब जो वो वैक्सीन्स होती हैं, हाँ जो वैक्सीन्स हाँ होती हैं वो भारत बायोटेक वाला खाली बना हाँ सकता है बस वही इंडिया में, बना तो सकता वो है, भी तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई और कॉपी नहीं कर सकता उसे, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्रॉफिटेबिलिटी इसमें क्या कहते हैं, अब यहाँ पे असली में वो आ गया क्वांट। यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इनको ना एनालाइज करते हैं और फिर ट्रेंड देखते हैं कि पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर और क्या कहते हैं मंथ ऑन मंथ मेरी टॉप लाइन और बॉटम लाइन कितनी बढ़ रही है और कितने परसेंटेज से बढ़ रही है। ये सब चीज़ें एनालाइज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये सब क्वांट का पार्ट है। अभी ना ये मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर रखा है, देख जैसे ये एक ना वो है इनकम स्टेटमेंट, देख सबसे पहली जो है नेट सेल्स, इसको रेवेन्यू कहते हैं, ये टॉप लाइन होती है, और लास्ट वाली लाइन है नेट प्रॉफिट, इसको बॉटम लाइन कहते हैं। तो मैंने 2016, 17, 18, 19, 20 ये 5 सालों का क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट रिलायंस का निकाला, सब नेट सेल्स, फिर टोटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, ये सब लिख दिए। फिर मैं ना ईयर ऑन ईयर चेंज देख रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। 2016 से 2017 मेरा नेट सेल्स 3.8 से बढ़ा है, फिर 17 से 18 19% बढ़ गया, 18 से 19 28% बढ़ गया और 19 से 20 घट गया 9%। तो अब मेरे को ट्रेंड दिख रहा है, बढ़ रहा है, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, 17 से 18 फिर 19, ये इतना एक्सपोनेंशियल बढ़ा है इसी वजह से, जियो की वजह से बढ़ रहा है बस, क्योंकि जियो अभी रिलायंस का पार्ट है ना, तो इस वजह से जियो की वजह से इनका सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये नेगेटिव में भी इसलिए गया था क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस से ना इनका मेजर बिजनेस है रिलायंस का, और वो गया था नेगेटिव में, लॉस में चला गया था वो बिजनेस, इस वजह से जियो भी बचा नहीं पाया, और जियो के होते हुए भी 9% का सेल गिरा है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से ना मैं ईयर ऑन ईयर मैं देख रहा हूँ कि हर एक लाइन आइटम कैसे बढ़ रहा है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है। अगर सेल उनका बढ़ रहा है ढंग से तो मैं बोलूँगा कंपनी बहुत अच्छी है, और सेल के साथ साथ उसी प्रपोर्शन में अगर मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा कि कंपनी बिल्कुल सही लाइन पे चल रही है, इसकी मैनेजमेंट सही है, इन्होंने अपने खर्चे कम कर रखे हैं और उसी खर्चे पे अपने सेल और प्रॉफिट दोनों चीज़ें बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है मैनेजमेंट। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्योंकि मैं रो बाई रो देख रहा हूँ। सेम चीज़ अगर मैं वर्टिकल एनालिसिस करूँ, मतलब अब ये मेरा 2020 का ना वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अब मैंने क्या करा है, ये जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स से डिवाइड कर रखा है हर एक को, मतलब डिनोमिनेटर ये है टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज, मतलब नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है टोटल एक्सपेंडिचर, 85% मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो नेट सेल्स का है, ठीक है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा 15% है नेट सेल्स का, अदर इनकम मेरा 4% है, और ऐसे ही मैं देखूँ नेट प्रॉफिट मेरा 9% है। सेम चीज़ अगर मैं हर साल का करूँ और देखूँ कि मेरा जो परसेंटेज अगर कंसिस्टेंट है ना, अगर मेरा नेट सेल्स का नेट प्रॉफिट का परसेंटेज एज अ सेल्स कंसिस्टेंट 9%, 10%, 11% है, तो मैं बोलूँगा कंपनी सही है, कंपनी सही काम कर रही है और कंपनी अपने सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रख पा रही है। अगर नेट प्रॉफिट घट रहा है नेट और सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेल्स तो बढ़ गया ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया, इसलिए परसेंटेज घट गया प्रॉफिट का। तो ये कुछ टाइप की ना एनालिसिस होती हैं जो एनालिस्ट करते हैं अपने बेस पे कुछ इन्फ्रेंस निकालने के लिए, और ये बहुत हाई लेवल की एनालिसिस होती है, इतनी मतलब मुश्किल भी नहीं होती, बट कर सकते हो तुम। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है एग्जांपल, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं क्योंकि मैं रो बाई रो कर रहा हूँ, इसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं क्योंकि मैं कॉलम बाई कॉलम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? No. ठीक है, इसके बाद ना मैंने यहाँ पे लगता है सेव नहीं हुआ, इसको छोड़ दो, इस चीज़ को देखो, इस सर्कल को। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जब भी करता हूँ ना मैं, ये ज़्यादातर ये सारे पॉइंट्स ही देखता हूँ, मैं इतना डिटेल में नहीं जाता। इतने डिटेल में मैं जब भी जाता हूँ जब मैं क्या कहते हैं पैसा लगाने वाला हूँ, जब मतलब इन्वेस्ट जब करूँगा उस कंपनी में, जब मैं इतने डिटेल में जाऊँगा। लेकिन ऊपर से मैं स्क्रीन कैसे करूँगा, मेरे सामने 10 स्टॉक्स हैं, 10 में से मुझे एक पे ही पैसा लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा, उस एक को कैसे ढूंढूंगा, वो ढूंढने के लिए ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं ना कुछ रेशियोज देखता हूँ, पीई रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, रिसीवेबल्स। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी मैं बताता हूँ क्या है ये। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी ने अपना पैसा कितना लगा रखा है और उधार कितना ले रखा है। ज़्यादा उधार ले रखा है तो बेकार है, क्योंकि उधार ज़्यादा ले रखा है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो एक शेयर होल्डर्स को पैसे कहाँ से देंगे, वो डिविडेंड्स कहाँ से देंगे, तो बेकार है। रिसीवेबल्स का मतलब है कंपनी कितना उधार पे काम कर रही है, मतलब ज़्यादातर कंपनीज ना क्रेडिट पे काम करती है, क्रेडिट साइकिल होता है मार्केट में, मतलब 30 दिन के बाद पैसा मिल जाएगा, लेकिन 30 दिन पहले तुम काम कर दो उनको माल पहले दे दो, 30 दिन के बाद 60 दिन के बाद पैसे मिलते हैं। तो रिसीवेबल्स उनका हर साल बढ़ रहा है या रिसीवेबल्स उनका हर साल घट रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हर साल रिसीवेबल्स बढ़ रहा है ना, तो रिसीवेबल्स क्या है, ये एक पार्ट है बैलेंस शीट का। इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं दिखेगा ये, तो इनकम स्टेटमेंट में तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ पैसा है कंपनी के पास, लेकिन बैलेंस शीट में वो पैसा सारा रिसीवेबल्स वाले में होगा। और रिसीवेबल्स क्या है, एक्चुअल में तो कैश आया नहीं है कंपनी के पास, वो तो बस बैलेंस शीट में दिखा रखा है करंट एसेट के फॉर्म में। अगर इस बंदे जिसको तुमने उधार पे काम अपना माल दे रखा है, अगर उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो वो तो तुम्हारे लिए वो हो गया ना, लाइबिलिटी हो गई, और बैड वो हो गया कि बैड लोन हो गया जो तुम्हें नहीं मिला वापस, तो वो तो तुम्हारे बैलेंस शीट से हट जाएगा और तुम्हें उतना ही प्रॉफिट कम करना पड़ेगा अपना अगले साल, अगर इसने पैसे नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक तो कंपनी बेसिस पे और एक इंडस्ट्री के बेसिस पे। मतलब इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज हैं वो कैसे कर रही है, कंपेयर करेंगे। पी रेशियो जो इन्फोसिस का है वो क्या, विप्रो का कितना है, वो TCS का कितना है। अगर पी रेशियो ज़्यादा है तो मतलब ये एक्सपेंसिव हो रही है ज़्यादा कंपनी, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी के जितने शेयर मार्केट में है ना, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो मुझे मार्केट कैप मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने तो खोल रखा है इन्फोसिस का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रहा 425 करोड़ 426 करोड़ शेयर हैं मार्केट में, तो 426 करोड़ इंटू 1001 करूँगा तो इन्फोसिस की मार्केट कैप मिल जाएगी मुझे। यहाँ पे दिखा नहीं रखा इन्फोसिस का मार्केट कैप कैलकुलेट करके, बट अगर मैं किसी और साइट पे जाऊँगा, मनी कंट्रोल पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कहीं, हाँ मार्केट कैप
ये वॉल्यूम है, ये ना मार्केट कैप नहीं है, ये वॉल्यूम है। आज 15 लाख मतलब 1,56,00,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई है एनएसई में, और उसी के अगेंस्ट में देखो बीएसई में बस 3 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। तो इससे ना ये पता लगता है एनएसई में ना लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं और बीएसई में लोग कम भरोसा करते हैं। तो बीएसई में ना कम ट्रेडिंग हो रही है, एनएसई में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, ये भी एक एनालिसिस है। फिर और हम क्या देखते हैं, 52 वीक हाई लो देखते हैं, मतलब 52 हफ्ते, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो एक साल में उसका हाईएस्ट प्राइस कितना है और लोएस्ट प्राइस कितना है। तो अभी करेंटली ये हाईएस्ट पे चल रहा है इन्फोसिस 1011, तो एकदम हाईएस्ट के पास आ रहा सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ मतलब बीच बीच में कट जा रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। है। यार नेट की प्रॉब्लम हो रही है आज यार, एक सेकंड रुक जा, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। नहीं अभी तो सुनाई दे रही। Oh, you are clearly audible. ऑडिबल भाई, हाँ, फिर अपना you are नेट चेक audible. कर यार। तो अभी मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि 52 वीक हाई लो का मतलब क्या है, करंट प्राइस जो है हाई के कितने पास है या लो के कितने पास है। अगर लो के पास है ना तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है, फिर वो हाई के पास पहुंचेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अभी क्योंकि 52 वीक हाई के पास पहुंच गया है, तो अभी कोई इन्फोसिस नहीं खरीदेगा, अभी यहाँ पे लोग सेल करेंगे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई, लोग जानते हैं इससे ऊपर नहीं गया एक साल में, तो अभी जाना बहुत मुश्किल है, वैसे इकोनॉमी बहुत डाउन है। तो अभी लोग फिर 121 के पास जैसे ही प्राइस जाएगा लोग बेचना चालू हो जाएंगे, और फिर से नीचे आ जाएगा 900 पे, फिर से लोग खरीदेंगे। तो ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहेगा जब तक कोई अच्छी खबर या बुरी खबर नहीं आती मार्केट में। अच्छी खबर आ गई तो बुल रन आ जाएगा और बढ़ जाएगा प्राइस, और बुरी खबर आ गई तो क्रैश हो जाएगा, और फिर मेरे जैसे लोग उसी का ही वेट कर रहे हैं, जैसे ही क्रैश होगा मैं जब खरीदूँगा, क्योंकि अभी ना 1,000 रुपये का एक शेयर खरीदा नहीं जाएगा। ठीक है, ये सीन है पूरा। फिर और क्या देखता हूँ, देख 52 वीक हाई लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब है मैं ये देखता हूँ प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है उस कंपनी के अंदर। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% 60% से ज़्यादा है ना, तो मैं मानता हूँ कि प्रमोटर अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट है और इसलिए उसने अपनी होल्डिंग बढ़ा रखी है। लेकिन इन्फोसिस की अगर हम देखेंगे तो इन्फोसिस का ना 11% है बस प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन फिर इसमें एक और फैक्टर आता है कि ये प्रोफेशनली रन कंपनी है या क्या कहते हैं फैमिली रन कंपनी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है और फैमिली रन कंपनी है तो क्या कहते हैं, हमें फिर नेक्स्ट पॉइंट ये देखना पड़ता है प्लेज शेयर कितने हैं। प्लेज का मतलब क्या है, कंपनीज ना क्या करती हैं, पैसा उठाती हैं। अब अगर पैसा वो दो तरीके से उठा सकते हैं, या तो उधार लेके, या तो क्या कहते हैं वो शेयर बेच के अपना। तीसरा एक तरीका होता है कि तुम्हारे कंपनी के पास जो शेयर है ना, मतलब ओनर के पास जो शेयर है वो बैंक में गिरवी रख देते हैं और उस शेयर के अगेंस्ट में पैसा लेते हैं। लेकिन ये बहुत ख़राब पॉइंट होता है किसी कंपनी के लिए। अगर वो अपना शेयर प्लेज करते हैं ना, और मान ले शेयर के प्राइसेस गिर गए मार्केट के अंदर, तो बैंक जिसने उसको उन शेयर के अगेंस्ट में पैसा दे रखा है, जैसे ही करंट वैल्यू गिरेगी तो बैंक कहेगा कि मुझे या तो और शेयर दो या तो मैं तुम्हारे शेयर मार्केट में बेच दूंगा। तो ना कि ये ट्रैप होता है। तो अगर क्या कहते हैं शेयर प्राइसेस गिर गए उस कंपनी के प्लेजिंग के बाद, तो जो प्रमोटर को ना अपने और शेयर देने पड़ते हैं ताकि उसकी जो लोन वैल्यू है वो मेंटेन रहे। और अगर वो नहीं देता तो बैंक क्या करता है, पेनल्टी लगाता है, उसके शेयर भी बेच देता है और उसका जो उसकी कंपनी बैंक की हो जाती है एक तरीके से। तो प्लेजिंग बहुत ख़राब होता है किसी कंपनी के लिए। 1% 2% प्लेजिंग ठीक है, लेकिन 20% से ऊपर 15% से ऊपर अगर प्लेजिंग है तो बहुत ख़राब है। तीसरा पॉइंट और देखना होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी देखना होता है। मतलब डोमेस्टिक में मान लो LIC हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, HNI हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, ये लोग क्या कहते हैं अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में तो ये लोग बहुत डीप एनालिसिस करते हैं उस कंपनी को और फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो बैक कर रहे हैं उस कंपनी को तो मैं भी अपने पैसे उनके साथ लगा सकता हूँ, बेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही उस कंपनी को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर मैं देखूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि म्यूचुअल फंड ने बहुत कम होल्डिंग ले रखी है और LIC की होल्डिंग कम है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम है, तो मैं उस कंपनी पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा या तो मैं देखूँगा ही उस कंपनी को। क्योंकि जब लोगों को ही भरोसा नहीं है, इतने बड़े बड़े लोगों को ही भरोसा नहीं है, तो मैं क्यों करूँ उस कंपनी पे भरोसा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को ना इस तरीके से देखते हैं। 52 वीक हाई लो तो बता ही दिया, ये टॉप लाइन बॉटम लाइन भी बता दिया कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ऑन वाई, क्यू ऑन क्यू कहते हैं उसे। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के बारे में तो मैंने कई बार बोल दिया, अभी आज की डेट में वॉल्यूम देखना होता है। दूसरा देखना होता है डिलीवरी। मैं ये दिखाता हूँ डिलीवरी का क्या मतलब है।
डिलीवरी का क्या मतलब होता है, दो तरीके के ऑर्डर लगते हैं, क्या कहते हैं मार्केट में। एक होता है इंट्राडे ऑर्डर। इंट्राडे ऑर्डर में क्या होता है, मैंने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, तो मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है। आज की डेट में अगर मैंने खरीद बेच लिया तो मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा ही नहीं, तो उसे हम डिलीवरी नहीं कहते हैं। दूसरे टाइप का ऑर्डर होता है डिलीवरी ऑर्डर, जिसमें हम आज खरीदते हैं और 10 दिन 20 दिन या एक हफ्ता या साल भर या कभी भी, मतलब आज नहीं बेचेंगे कभी और बेचेंगे, जिस दिन खरीदा उस दिन नहीं बेचेंगे, तो उस ऑर्डर को डिलीवरी ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि देखो आज क्या कहते हैं, इतने क्वांटिटी में से इतने लोग, इतने शेयर डिलीवरी के लिए खरीदे गए हैं 46%। तो 46% लोग लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि मैं कल बेचूंगा या अगले दिन बेचूंगा या थोड़ा सा और प्राइस बढ़ जाए फिर बेचूंगा। तो मार्केट में सेंटीमेंट बहुत अच्छा है इन्फोसिस कंपनी के लिए, और ये हम देखते हैं हर कंपनी के लिए। जिस भी कंपनी को मैं खरीदता हूँ ना, उस कंपनी का मैं पिछले 10 दिनों का डिलीवरी परसेंटेज देखता हूँ और देखता हूँ कि लोग कितना खरीद रहे हैं पिछले कुछ दिनों में सेशन में, और मुझे पता लग जाए कि ये इस शेयर में ट्रेडिंग हो रही है या इस शेयर में इन्वेस्टिंग हो रही है। ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं या इस शेयर में लॉन्ग के ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं, बस यही होता है डिलीवरी का मतलब। सर तो बढ़िया कौन सा होगा, इंट्राडे हुआ कि लॉन्ग ट्रेडिंग होगा? भाई लॉन्ग हुआ ना, इंट्राडे में तो फ्लक्चुएशन होती है, इंट्राडे तो हमें करना ही नहीं है। अगर 50% या 60% से ऊपर डिलीवरी परसेंटेज हुई ना तो बहुत अच्छा शेयर है। अभी फ्यूचर रिटेल देख लो, फ्यूचर रिटेल ना लोअर सर्किट को हिट कर रहा है रोज़, लेकिन इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखो तुम, एक सेकंड आएगा, ये देखो 61% मतलब 60% लोगों ने इसको रखा है अपने पोर्टफोलियो में, अपने होल्डिंग में, तो बहुत अच्छा सेंटिमेंट है। फिर भी अभी प्राइस नहीं गिर रहा, क्योंकि लोग ना, ऑपरेटर जो है इसका प्राइस उठने नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि ऑपरेटर ने किसी ने ना ऑपरेटर को पैसे दिए रखे होंगे कि तुम प्राइस अभी गिरा के रखो ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स घुस सकें, और जब बड़े बड़े प्लेयर्स घुसेंगे ना, एक बार घुस जाएंगे बड़े बड़े प्लेयर्स, वो बल्क में खरीदेंगे। यहाँ पे ना नीचे आ जाता है ये देख ब्लॉक डील्स, जिस दिन इसमें ब्लॉक डील्स आने लग जाएंगे ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे लिस्ट हो जाता है जिस दिन ब्लॉक डील होती है, मतलब 1 करोड़ शेयर खरीद लिया किसी ने तो वो ब्लॉक डील हो गया, और ये मार्केट खुलने से पहले होता है, खुलने से पहले यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। जिस दिन ये हो गया ना उस दिन फ्यूचर रिटेल ऊपर जाएगा, और ये होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि रिलायंस का नाम जुड़ गया फ्यूचर रिटेल के साथ, इसलिए तो लोग इतना बेट कर रहे हैं इस पे, तो 60% की डिलीवरी आ रही है इस पर। आई बात समझ। इसके बाद स्प्रेड का मतलब क्या होता है, मतलब खरीद बेच चल रही है मार्केट में, तो अभी मान लो एक शेयर का सेलिंग प्राइस है 100 रुपये और बाइंग प्राइस भी है 100 रुपये, लेकिन उसके जस्ट नीचे भी ना बिडिंग लगती रहती है, मतलब लाइन बाय लाइन में ना। एक सेकंड दिखाता हूँ जीरो जाते तो तुम समझ जाओगे। ये ना ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ आज मैं अपना, वैसे तो मैं बाद में दिखाता इसे, लेकिन देख लो अभी तो फ़िलहाल लॉस में चल रहा है मेरा पोर्टफोलियो यार, वो मत देखना, मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखना। ये देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस हाँ दिख रही है। स्क्रीन Yes, में sir, yes. स्क्रीन में ना जब मार्केट चलता है, मार्केट आवर्स में 9:15 से 3-3:30 बजे तक, यहाँ पे ना लोग लगातार ऑर्डर्स अपने बिडिंग लगाते हैं, मतलब मेरे को इस प्राइस पे ख़रीदना है तो वो अपनी प्राइस दिखाते हैं, और यहाँ पे लोग सेलिंग प्राइस दिखाते हैं अपना कि मुझे इस प्राइस पे बेचना है। तो स्प्रेड का मतलब क्या है कि मान लो इस प्राइस पे कोई खरीद रहा हो, इस प्राइस सेम प्राइस यहाँ पे किसी ने दिया है तो लोग खरीद बेच हो जाएगी, लेकिन जो नेक्स्ट प्राइस है ना इसी के पास होनी चाहिए। 195.45 है फर्स्ट प्राइस, तो 195.44 अगर हुआ तो स्प्रेड बहुत कम है, अगर 192 हुआ यहाँ पे तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक प्राइस से दूसरे प्राइस पे जब मैं जाऊँगा तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए उन दोनों प्राइसेस में, अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा, और स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब वॉलीटिलिटी बहुत कम होगी, लोग इतना ज़्यादा खरीदेंगे नहीं फिर, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्रेड है ना। अगर बहुत आसपास की सेलिंग प्राइस होगी, मतलब 195.45, 195.44, 195.43, 195.41 ऐसे चल रहा है, अगर बहुत आसपास चल रहे हैं तो स्प्रेड बहुत कम होता है, और जितना ज़्यादा स्प्रेड कम होता है ना उतना ज़्यादा बढ़िया होता है उस शेयर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग खरीद बेच बहुत ज़्यादा करते हैं उसमें। आई बात समझ? स्प्रेड का क्या सिस्टम है। और लास्ट पॉइंट है डिविडेंड।
ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक देखते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कहीं और पैसा डालते हैं तो हमें रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे पे, है ना। तो जब हम इक्विटी पे पैसा लगाएंगे तो उस इंटरेस्ट के बदले में हमें डिविडेंड देगी कंपनी। तो जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है ना, उस कंपनी को ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर मुझे रखना है तो मैं डिविडेंड पक्का देखूंगा उस कंपनी में कि कितना देती है। अगर कम डिविडेंड देती है तो मैं 1 साल नहीं रखूँगा, मैं उसे फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आते ही बेच दूंगा, या देखूंगा कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर बुल रन है तो ख़रीद के बेच दूंगा इस हिसाब से। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो मैं डिविडेंड परसेंटेज पक्का देखूंगा कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, ठीक है। समझ में आया डिविडेंड कैसे देखते हैं? हेलो सर ये Yes, डिविडेंड sir. जो है ये इंटरेस्ट रेट से वर्क करती है क्या? नहीं, Like, जो डिविडेंड मैं interest बता होता है देता हूँ बैंक- क्या होता है। डिविडेंड मैं बता देता हूँ क्या होता है। जब हाँ। कोई कंपनी अपना माल बेचती है तो उसको प्रॉफिट होता है। अब वो प्रॉफिट को कंपनी के पास 2 तरीके होते हैं उस प्रॉफिट को यूज़ करने के लिए। या तो वो अपने रिटेन अर्निंग्स में उस प्रॉफिट को रख ले और अगले साल इन्वेस्ट कर दे कहीं पे, या तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांट दे। जब वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है ना, उस पैसे को डिविडेंड कहते हैं। और ज़्यादातर कंपनीज ना जो एक्सपेंशन फेज़ में होती है जो कंपनीज, वो डिविडेंड नहीं देती। लेकिन जो मैच्योर पीएलसी कर्व के बारे में सुना है किसी ने? पीएलसी कर्व प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर्व होता है एक, हर एक इंडस्ट्री का होता है कर्व, हर एक कंपनी का होता है, हर एक प्रोडक्ट का होता है। तो जो कंपनीज अपने एक्सपेंशन वाले या इंट्रोडक्टरी या एक्सपेंशन वाले फेज़ में होती है ना, वो लोग डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि वो लोग अपने प्रॉफिट को ना वापस इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जो कंपनीज मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाती है, उन लोगों के पास ना और स्कोप नहीं होता एक्सपेंशन का, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स में, और फिर डिक्लाइन फेज आता है। लेकिन कुछ कंपनीज जैसे रिलायंस हो गई, वो इतनी ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, उसका ना डिक्लाइन फेज आ गया था पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इसलिए वो टेलीकॉम में एंटर हो गई, और अब वो पेट्रोलियम से चेंज हो रही है धीरे धीरे टेलीकॉम और आईटी की तरफ। तो अब वो फिर से ग्रोथ फेज पे आ गई। तो ऐसी कंपनीज चेंज होती हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करती हैं अपने पीएलसी कर्व को हमेशा ग्रोथ फेज में रखने के लिए, और अपने प्रॉफिट्स में से हमेशा डिविडेंड्स बांटती है शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर्स में कॉन्फिडेंस बना रहे अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके कंपनी में। ठीक है, डिविडेंड समझ आ गया? सर एक बार स्प्रेड एक्सप्लेन कर दीजिए। स्प्रेड वही होता है जो मैंने अभी दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। 195 मेरा यहाँ पे ऑफर प्राइस है। अगर 195.45 मेरा ऑफर प्राइस है, अगर 195.44 मेरा नेक्स्ट ऑफर प्राइस हुआ यहाँ पे, तो स्प्रेड बहुत मतलब अगला प्राइस बहुत पास है इसके फर्स्ट प्राइस के, है ना। तो स्प्रेड 0.01 पैसे का हो गया। अगर स्प्रेड क्या कहते हैं 5 पैसे का हो तो स्प्रेड और थोड़ा बढ़ेगा। अगर स्प्रेड 3 रुपये का हो गया तो स्प्रेड और थोड़ा बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा स्प्रेड बढ़ेगा उतनी कम वॉलेटिलिटी होगी, और जितनी कम वॉलेटिलिटी होगी उतना कम वहाँ पे लोग खरीद बेच करेंगे, तो उतना बेकार होता है वो शेयर। तो जितनी कम स्प्रेड होती है ना उतना अच्छा होता है, मतलब जितना पास होता है तुम्हारा बिड प्राइस उतना अच्छा होता है। हम ना लास्ट सेशन एक बार हम अगले कुछ सेशन में ना, लास्ट सेशन जो होगा हम ना मार्केट आज में करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें दिखा दूंगा असली में रन कैसे होता है, ये पूरा डायनेमिक दिखा दूंगा मैं, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं हो रहा ना, तो मैं दिखा नहीं पा रहा। यहाँ पे देखो 0 आता है, तुम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, दिक्कत यहाँ है। एक सेशन ना हमें लेना पड़ेगा मार्केट आवर में, मतलब तुम डिसाइड कर लेना वो 1 घंटा कौन सा 1 घंटा होगा, लेकिन 9 बजे और 3 बजे के बीच में होगा वो 1 घंटा, ठीक है। सर उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ना लास्ट स्लाइड है कैन स्लिम मेथड, जो मैं मेथड बता रहा था। ये मेथड भी ना ये मेथड जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है ना, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू ही है कैन स्लिम का। कैन स्लिम एक एब्रीविएशन है, और हर एक लेटर का एक मतलब है। सी का मतलब है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, मतलब जो क्वार्टरली अर्निंग्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है कि घट रही है, ये देखना। फिर ए का मतलब है एनुअल ग्रोथ, मतलब एनुअली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, देखना। एन का मतलब है कंपनी कितनी इनोवेशन कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मैनेजमेंट, न्यू इन्फॉर्मेशन। इनोवेशन जितना कर रही है ना, तो उतना बढ़िया है कंपनी, उतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच है उस कंपनी की, तो वो बढ़िया कंपनी होगी। एस का मतलब सप्लाई डिमांड, इस सप्लाई डिमांड मतलब प्रोडक्ट का सप्लाई डिमांड नहीं, उस शेयर का सप्लाई डिमांड, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे।
कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उस शेयर में। एल का मतलब है लीडिंग एंड लेगार्ड स्टॉक्स। लीडिंग का मतलब जिस सेक्टर में हम एनालिसिस कर रहे हैं उस सेक्टर के टॉप के कुछ कंपनीज होंगी और बॉटम की कुछ कंपनीज होंगी, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए कि टॉप की कौन सी कंपनीज हैं, मार्केट लीडर कौन है और मार्केट चैलेंजर्स कौन है उस सेक्टर में। तो हमें समझ में आता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है देखने का। लास्ट वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर उस कंपनी में है तो बहुत अच्छी बात है। और आखिरी का और लास्ट में है मार्केट एवरेज, मतलब इस डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेंड। अगर मार्केट ओवरऑल मार्केट अगर डाउन में जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, तो मैं सोच समझ के इन्वेस्ट करूँगा उसमें। और ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है और कंपनी अच्छी है और ये सातों पैरामीटर में वो पास हो जाता है, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँगा और मैं वेट करूँगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए और मैं निकल जाऊँगा। और वो मैं प्रॉफिट कैसे डिफ़ाइन करूँगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो जाए, वो मैं डिफ़ाइन करूँगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके। ये पूरा एक्सरसाइज जो हो रहा है ना, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मेरी करंट प्राइस से ज़्यादा आ गई तो ही मैं उस शेयर में इन्वेस्ट करूँगा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 2004 में फंडामेंटल एनालिसिस करी थी टाइटन की, और उसने 5 रुपये में टाइटन के शेयर खरीदे थे और टाइटन के शेयर आज 1000 रुपये के हैं। तो उसने जब फंडामेंटल एनालिसिस करी थी ना, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई थी उसकी आई होगी 1000 रुपये या 2000 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये, जो भी आई होगी, लेकिन उस समय वो 4 रुपये का था। तो उसके एनालिसिस के हिसाब से बहुत बड़ा स्कोप था बढ़ने का प्राइस। तो 4 रुपये में उसने करीबन 2 करोड़ के शेयर खरीदे थे 2004-05 में, और आज वो 2 करोड़ के शेयर 10,000 करोड़ के शेयर हो गए हैं। ठीक है, तो ये पावर होती है फंडामेंटल एनालिसिस की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। आज एक बहुत अच्छा वो हुआ था, मैं दिखाता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में तो सबने सुना ही होगा, इसका आईपीओ आया आज, लिस्ट हुआ है। हाँ वही दिखा रहा हूँ, ये देखो जिसको अलॉट हुआ है ना वो शेयर, उसकी किस्मत है। मतलब 166 पे उसने एक शेयर खरीदा और अभी कहाँ तक पहुँच गया था देखो, पूरा अब 394, मतलब 400 के पास पहुँच गया था। मतलब 1.5 गुना पैसा हो गया उसका। मतलब उसने अगर 15,000 रुपये लगाए थे तो 35,000 या 40,000 हो गए उसके पैसे मतलब कितने दिन में, 7 से 9 के बीच में उसने पैसे लगाया और आज 17 तारीख है, तो 10 दिन में उसके पैसे 1.5 गुना हो गए। तो इसीलिए ना अभी 2 और आईपीओ आने वाले हैं, मैं ग्रुप में शेयर करूँगा उनके डॉक्यूमेंट्स। तुम उन 2 आईपीओस को पढ़ना, एनालाइज करना और तुम अपना लॉजिक देना कि उसमें मैं इन्वेस्ट करूँ कि ना करूँ, या तुम इन्वेस्ट करो कि ना करो। ठीक है, मैं भी शेयर करूँगा वो डॉक्यूमेंट ग्रुप में, इस ग्रुप में शेयर कर दूँगा उन डॉक्यूमेंट्स को। बट वो दो आईपीओज हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक कैम्स है और एक है कैमकॉन। मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, पढ़ना उनके आईपीओज के बारे में तो हो जाएगा। आज के लिए हमें इतना ही डिस्कस करना था। फंडामेंटल एनालिसिस ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं कंप्लीट कर भी नहीं सकता, लेकिन मैंने बस टच करा है। कल थोड़ा सा और ना रेशियो एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे, लेकिन आज के लिए बहुत हो गया। तो आज किसी को कोई डाउट है पूरे पीपीटी में? मेरे हिसाब से तो मैंने सारा करा दिया है। कोई सर वो हाँ। जैसे शेयर की प्राइस में डिविडेंड ऐड कर देते हैं या फिर अलग से शो होता है? अलग से शो होता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। इन्फोसिस ही दिखा देता हूँ, या कोई अच्छी कंपनी जो डिविडेंड देती हो, आईटी से अच्छी डिविडेंड देती है, या टाटा स्टील, मारुति कौन है, हिंदुस्तान बेस्ट कंपनी है, इसको देखो। हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिखा रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज देख रहे हो यहाँ पे ना, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज लिखा होता है 1.17%। इस परसेंट का मतलब क्या है? 1.17% किसका? किसी चीज़ का परसेंटेज होगा ना, करंट प्राइस का। तो करंट प्राइस आपने जैसे खोला एक बार फिर से कर सकते हो क्या? हाँ कर देता हूँ। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पे गया, ये 3 डॉट बने हुए हैं, इस पर टच करा, क्लिक, और फिर फंडामेंटल एनालिसिस पे गया। फंडामेंटल्स मतलब इन फंडामेंटल्स में ना सारी चीज़ें दिखा देता है इसकी। ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ ज़ीरोधा पे बनाओ, क्योंकि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे सब दिखा रहा है। अब देखो 1.17% ये देता है डिविडेंड। अब किसका परसेंटेज? इसका परसेंटेज। हिंदुस्तान यूनिलीवर की करंट प्राइस कितनी चल रही है? 2128 रुपये। इसका 1% होता है 212 के करीब, ठीक है।
तो एक शेयर पे 212 रुपये डिविडेंड देता है एक साल में, और ये बहुत अच्छा डिविडेंड माना जाता है। 1% से ऊपर अगर कोई कंपनी दे रही है ना डिविडेंड, तो बहुत अच्छा डिविडेंड माना जाता है। कुछ कुछ कंपनीज 5% 7% डिविडेंड भी देती है। वो कंपनीज होती हैं या तो उनको शेयर होल्डर्स को रिटेन करना होता है, या तो उनके पास इतना प्रॉफिट है कि उन्हें पता ही नहीं कि उस पैसे का क्या करें, तो शेयर होल्डर्स में दे देती है। ठीक है। सर जिनके नाम रेड में लिखे हुए हैं, उनकी प्राइस आज बढ़ हाँ, गई है। आज उनके प्राइस गिरे हैं, मतलब जो रेड में है आज उनके प्राइस गिरे हैं, जो ग्रीन में आज उनके प्राइस बढ़े हैं। ये निफ्टी 50 के मैंने 50 के 50 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में डाल रखे हैं, ये मैं रोज़ देखता हूँ। और ये देखो नेस्ले तो सबको पता ही है, नेस्ले का शेयर प्राइस देख रहे हो, ये देखो 16,121 रुपये एक शेयर का प्राइस है ये। तो ऐसी इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा स्टॉक पता है कौन सा है? किसी को पता है सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है इंडियन स्टॉक मार्केट में? MRF हाँ, MRF का है, 70,000 का है एक शेयर 70,000। हाँ, मजा लेकिन आ वो गया। बढ़ता घटता भी बहुत तेजी से ही है। क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है ना। 1% भी उसका MRF का अगर 60,000 मान लिया मैंने, एक शेयर का 60,000 है, और अगर 1% भी गिरा उस दिन तो 6,000 रुपये गिर गया वो। 600 रुपये, सॉरी 600 रुपये गिर गया वो। हाँ। तो 600 रुपये बहुत होता है यार एक दिन गिरना। ठीक है। इधर ना जब हमने खोला है तो मैं एक और चीज़ दिखाई देता हूँ, सारे शेयर्स में ना एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट भी सुनना, यहाँ पे देख रहे हो लोअर सर्किट और अपर सर्किट लिखा हुआ है। हर शेयर का लोअर सर्किट और अपर सर्किट होता है। हर शेयर का ये सर्किट लेवल से भी डिफाइन करती है हर रोज़। और ये सर्किट लेवल का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आज की डेट में 151 इसका लोअर सर्किट है और 185 इसका अपर सर्किट है, तो प्राइस ना इससे नीचे जा सकती है ना इससे ऊपर जा सकती है, चाहे कितनी ट्रेडिंग कर लो। ठीक है। इन लोअर सर्किट हाँ 17 में एक बीवेज की कंपनी थी, 17 में, हाँ तो उसके जनवरी के स्टार्टिंग शेयर 152 के थे, और एंड आते आते मतलब नेक्स्ट ईयर 18 जैन में वो 2334 हो गई थी। बताया। अब आप सोचिए कितना इन्फ्लेट हुआ था। कितना इन्फ्लेट हुआ है, डिपेंड करता है वो कंपनी के बिजनेस के बारे में। अभी देखो मैं अभी एनालिसिस ना कुछ कंपनीज पे कर रहा हूँ। एक कंपनी है ये, असली में पैसे पता है कैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में? ये असली में पैसे तेरे कभी नहीं बनेंगे जब अगर तू निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। मारुति का शेयर वैसे ही 5,000 का है, 5 का 5,500 हो जाएगा ज़्यादा, है ना? 7,000 का 7,500 हो जाएगा। तो इसमें तूने 500 रुपये कमाए, 5,000 दे के 500 रुपये, मतलब 10% कमाया तूने। लेकिन असली कमाई क्या होती है? पेनी स्टॉक्स या मिड कैप या स्मॉल कैप में कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बहुत डायमंड कंपनी पॉइंट्स में बढ़ती हैं, हाँ। पॉइंट्स में बढ़ती हैं, 40 से 0.4 से 0.10 हो जाएंगी, हाँ, 0.60 हो जाएंगी। मेरे बोलने का मतलब है कोयले के खान में डायमंड ढूंढने वाली बात होती है ये। ठीक है। अगर जिसको वो मिल जाए ना तो मतलब उसकी चांदी हो गई। जैसे राकेश झुनझुनवाला को 2005 में टाइटन मिला था। पेनी स्टॉक था, टाइटन जब लिस्ट हुआ था 4 रुपए का था, लेकिन आज 1,000 रुपए का है। उसने समझा, उसने स्टार्टिंग ही शेयर खरीदी थी ना। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे लिस्ट हुआ था उसने क्या कहते हैं लिस्ट होने से पहले ही इन्वेस्ट करा था। वो इन्वेस्टर था ना यार। और 2004 में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना बड़ी बात थी यार। अभी भी बड़ी बात है 2 करोड़ हमारे लिए। कितना शेयर होल्डर है अभी टाइटन में झुनझुन वाला? वो मेरे हिसाब से 10% या उससे ऊपर का शेयर होल्डर है, 7 से 8%। सर तो 9% के बाद तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाता है ना, अगर 9% शेयर है भाई वो टाइटन में आता होगा क्या पता। मैंने जितना पढ़ा है उसने 2 करोड़ में ना उस समय मेरे हिसाब से 5 या 5.5% शेयर खरीदे थे। उसके बाद उसने लॉन्ग रन में और अक्यूमुलेट भी करे थे। ऐसा थोड़ी कि एक बार खरीद के बैठ गया वो। खरीदता गया होगा। क्योंकि टाइटन कंपनी ऐसी थी, मल्टी बैगर स्टॉक था वो। हर साल 100% 200% रिटर्न दे रहा था, डबल पैसा कर रहा था, ट्रिपल पैसा कर रहा था। ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो तुम्हें मिलेंगी। तुम्हें यही तो फंडामेंटल ये एनालिसिस कहाँ, ये एनालिसिस करना, ये एनालिसिस करके तुम्हें पता लगेगा ये कंपनी डायमंड है कि नहीं है। अगर डायमंड कंपनी मिलेगी ना, मुझे भी रिसेंटली मिली है, मैं दिखाता हूँ। ये मैं बताऊँ, ये अभी डायमंड है नहीं, ये डायमंड बनेगी। ये है SKM एग प्रोडक्शन। अभी इसके प्राइस है 44.05 रुपीज़। और ये सर जैसे वो हुई थी रिलायंस की कोई कंपनी थी, वो 10 रुपीज के शेयर थे और महीने भर के अंदर 40 के हो गए थे, 41 के हो गए थे। पता नहीं भाई कौन सी महीने भर
बहुत सारी मैं हैं आपको ऐसी। बताऊंगा, मैं आपको भेजूंगा पर्सनल पे वो। बहुत मैंने सारी हैं। वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। बहुत सारी हैं, बहुत सारी। देख निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके पैसे नहीं कमाए जा सकते, ये मैंने समझ लिया है। पैसे अगर कमाने हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ना ऐसे डायमंड स्टॉक ढूंढो जो अगले 5 साल 7 साल में ना बूम हो जाएगा, जिनका प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। जब तो पैसे कमाए गए, मतलब अगर तुमने वेल्थ क्रिएशन तो वहीं हुई ना, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन थोड़ी हुई, यहाँ पे तो हम वो क्रम्स पे जी रहे हैं, मतलब 2% 3% रिटर्न। सर मुझे सर एक चीज समझाइए। हाँ पूछो। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए किसी शेयर के बढ़ने पर आप पैसा कमाए, हाँ। कि कोई शेयर 10 रुपीज का है, 40 पहुंच गया तो पैसा